हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ दीक्षा शर्मा, आपकी फोरेंसिक एजुकेटर। आज के लेक्चर में हम द लिविंग वर्ल्ड के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टॉपिक के अंदर आता है। और ये जो टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ वो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस एडमिशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एवरी मंडे। हम ऐप में लाइव होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज वहाँ पे अपनी क्लियर कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिससे आपको कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो 100 एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी बिफोर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको याद रखनी है कि 15 या फिर 16 जून को आपका पेपर हो सकता है, तो आपके पास बहुत ही क्रूशियल टाइम है तैयारी करने का। तो हमारी क्लासेस ज्वाइन ज़रूर कीजिए और अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। इसके अलावा जो 10th मई डेट है ये आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक एनएफएसयू एनएफएडी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो 10th में लास्ट डेट है। लास्ट डेट के पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ओके, सो हमने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आज से हम पढ़ेंगे अबाउट दी सिस्टमैटिक्स और लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सारी की सारी वीडियोस आपको इकट्ठे मिल जाएंगी, जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एनएफएसयू एनएफएटी 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इधर उधर वीडियोस खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाओ तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो अरेंज्ड मैनर में मिल जाएंगी। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब आज हमें क्या पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स नहीं आते। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इवन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है, अगर एक सेल भी प्रेजेंट है ना, अगर एक सेल भी है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और बहुत सारी वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है हमारा वर्ल्ड। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो एक्सट्रीम केमिकल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव करते हैं, इवन बॉइलिंग पॉइंट को भी सस्टेन करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी ह्यूमन से अनटच्ड है। हम कभी वहाँ पे गए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कि किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस तो फिर है ही है। ह्यूमंस सबसे एक्सट्रीम एडवांसमेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। सो ह्यूमंस ने कई सारे ऐसे प्लेसेस जो डिस्कवर नहीं करे हैं, और जो डिस्कवर कर लिए हैं उनकी नेमिंग भी करी है ना। इसी वजह से हमें एक पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है या हमें एक अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ 4 ही कपड़े हैं तो क्या करोगे? आपको बहुत ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस फोल्ड करा, अपने छोटे से कबर्ड में रख लिया एंड आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप सिस्टमैटिक है। बट अगर आपके पास 400 कपड़े हैं तो क्या चाहिए? बड़ी अलमीरा चाहिए। बड़ी अलमीरा के साथ साथ आपको डिफरेंट सेक्शन चाहिए कि आप पैंट्स अलग से रख सको, आप शर्ट्स अलग से रख सको, आप ड्रेसेस अलग से रख सको। राइट, गर्ल्स कैन रिलेट दिस, राइट। सो इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इस लिविंग वर्ल्ड का, तो हमें उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करने की भी ज़रूरत है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हमने अरेंज किया हुआ है और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसको याद रखना कि किस वर्ड से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका लैटिन वर्ड है सिस्टेमा।
ठीक है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स अब हम कबर्ड तो अरेंज कर नहीं रहे हैं, राइट। सो हम क्या अरेंज कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रहे हैं। जब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आ रहा है कैरलस लीनियस का। कैरलस लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है आपकी बायोलॉजी, स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वाले हिस्से में, क्योंकि इन्होंने अरेंजमेंट करी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इवन जब हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स भी पढ़ेंगे, उसमें भी जो लीनियस साहब है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। कैरलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। इस बुक में क्या था, ये बुक का टाइटल है, इस बुक में उन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। और ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है 1751 में कॉइन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर रही हूँ या अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ जाना है, ठीक है। सिस्टमैटिक वर्ड लैटिन से आया है, सिस्टेमा इसका नाम है, मतलब सिस्टेमा लैटिन वर्ड से सिस्टमैटिक्स डिराइव हुआ है। कैरलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरा, और ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक 1751 में खोजा गया था। नाउ सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीशीज एंड ग्रुप टू रिकॉग्नाइज डिस्क्राइब नेम, टू रिकॉग्नाइज, to describe, to name and arrange the diverse organism according to the organized plan, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक यूनिक अरेंजमेंट, जिसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज है उनके हम ग्रुप्स बना रहे हैं, ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सके, ताकि हम उनको डिस्क्राइब कर सके, ताकि हम उनका नेमिंग कर सके और उन्हें अरेंज भी कर सके एक अच्छे मैनर में, ठीक है। 1961 में सिम्पसन थे, उन्होंने डिफाइन करा था सिस्टमैटिक्स को एज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव anatomy, physiology and biochemistry along with ecology। अब देखो anatomy क्या है, anatomy is the structure part, physiology are the functions of these important structures, biochemistry क्या, जो biochemical reactions हो रही हैं, ठीक है। इकोलॉजी इज द इन्वायरमेंट जहां पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रही है, ठीक है। सो ये हो गया इन्वायरमेंट। सो अनोटमी मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसोफेगस है, माउथ से शुरू होता है, इसोफेगस है, स्टमक है, एंड देन पैंक्रियाज है, लिवर है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रही हूँ, तो वो अंदर आ जाएगा अनोटमी के, बिकॉज इफ आई एम एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर्स, अगर स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं फंक्शंस भी बताऊं कि माउथ का क्या फंक्शन है, इसोफेगस का क्या फंक्शन है, स्टमक का क्या फंक्शन है, पैंक्रियास का, लिवर का क्या फंक्शन है, तो ये जो फंक्शनिंग डिस्क्राइब होती है ये फिजियोलॉजी में, कि वो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करते हैं। बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि स्टार्च का डाइजेशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से स्टार्च, किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, अगर मैं आपको ये रिएक्शंस बताने लग जाऊं जो कि हमारे बॉडी में चल रहे हैं और एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। और हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शन, या वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। इन इकोलॉजी इज द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इन, ठीक है ना। क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, राइट। इट एम्स एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का एक सही पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए और एक सही नाम देने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या देखेंगे, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब किस तरीके से वो बाहर से दिख रहा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया अगर किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सो मॉर्फोलॉजी स्पेसिफिकली रिलेटेड विद आउटर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इंटरनल भी हो सकते हैं,
ठीक है। सो इनको हम पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। अब आप देखो, अगर हमारा जो वर्ल्ड है डाइवर्स है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, तो सब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, सब डिफरेंट डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं, सब चीज़ों के नाम उनके लोकल लैंग्वेज में डिफरेंट है। तो हम कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, एनिमल्स को, प्लांट्स को, फ्रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस वजह से हमें ज़रूरत थी एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम की, जिससे कि हम दुनिया में कहीं भी अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को टारगेट करना चाहें तो वो भी ये समझ जाए, है ना, राइट। सो इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन या सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनॉमी की हमें जरूरत पड़ी। टेक्सोनॉमी भी हम पढ़ेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन, नाउ इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू devise some means of classification that can be done with क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप स्कूल में ही जाते हो, आप यूनिवर्सिटीज में ही जाते हो, राइट। तो ऐसा है ना कि आप स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स बनी है ना, कैंटीन बनी होती है, क्लासरूम्स बने हुए होते हैं, लैब्स बने हुए होते हैं। तो ये क्यों बनी हुई है एंड क्लासिफिकेशन क्यों है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे यहाँ बैठेंगे, सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे यहाँ बैठेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट क्लास में बैठेंगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो डिफरेंट क्लास में बैठेंगे। ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है ताकि हम बेटर वे में उन सारे बच्चों को अरेंज कर सकें और वो अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्लेस पे पहुंच जाए, है ना। सो इस वजह से ही जैसे कि हम एनिमल्स की बात करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो इनको भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में दो ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, या एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो, एक स्कूल में सिर्फ दो ही बच्चे हैं, तो क्लासिफिकेशन की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन या जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा सेक्शंस होंगे, क्योंकि उतनी ही क्लासेस बनानी पड़ेंगी, राइट। आप देखते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जिस स्कूल में, वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। या फिर जिस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्लासरूम्स भी ज़्यादा होते हैं, डिविजन्स भी ज़्यादा होते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होते हैं फॉर ऑल दी अदर यूनिक थिंग्स, राइट। सो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई एंड टू पुट द इंडिविजुअल्स, put the living organism at their places, ठीक है। Now thus classification is the process by which organisms are grouped into categories based on some easily observable characteristics, ठीक है। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स in a hierarchy of groups, subgroups, and on the basis of similarities and differences इन द ट्रेड्स। तो आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की हायरार्की बना के इनको क्लासिफाई करते हो, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के? सो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स इजीली, ओके। नाउ ऑर्गेनिजम्स इजीली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। इट मेक्स स्टडी फॉसिल इजीली, हाँ, इससे हम फॉसिल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है या कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवेज, जो अभी मैंने जस्ट आपको बोला। इट बिकम्स ईजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप। सो आप एक या दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर समझ लोगे, जान लोगे, पढ़ लोगे, तो उस ग्रुप के अदर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को गेस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। Now, based on these characteristics, all living organisms are classified into different taxas. So ये taxas के बारे में हम टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे, है ना। जब आप जीनस पढ़ते हो, स्पीशीज पढ़ते हो, जब आप किंगडम के बारे में पढ़ते हो, जब आप डिविजन्स के बारे में, क्लास के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इनकी हायरार्की भी हम समझेंगे और इनकी हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, आप स्पेसिफिक नेम्स असाइन करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। नाउ नॉमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ वे दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही मैंने बोला है ना, अगर आपका आधार कार्ड में नाम लेट्स से राजू है ना, नहीं नहीं, राजू घर का नाम रख लेते हैं। अगर आपका घर का नाम राजू है, निक नेम आपका राजू है, और आपका आधार कार्ड का नाम राजेश है ना, सो आपको यूनिवर्सिटी स्कूल में सब राजेश के नाम से जानते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले के या जो आपकी कॉलोनी के स्टूडेंट्स हैं या जो आपकी कॉलोनी के बच्चे हैं, है ना, वो आपको राजू के नाम से जानते हैं। लेट्स सपोज आपका स्कूल का कोई फ्रेंड या यूनिवर्सिटी का कोई फ्रेंड आपकी कॉलोनी में आता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि ये राजेश का घर कहाँ है, बट आपके कॉलोनी का नाम, आपके कॉलोनी वालों को तो आपका नाम राजू पता है,
तो उनको समझ नहीं आएगा, वो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो कोई राजेश नहीं रहता, आप जाके या तो एड्रेस चेक करो या फिर पता करो कहीं पे और। सो ऐसे ही होता है कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेमिंग होती है। फिर एक फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है, ठीक है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उससे मेडिसिन बनती हैं। अब मेडिसिन तो सबको बनाना है, सबकी कम्युनिटीज में मेडिसिन की इंफॉर्मेशन लगभग लगभग सबको होती है, बट वो हमारे कंट्री में या फिर हमारे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी दूसरे नाम से जाना जा सकता है, एंड दूसरी किसी पॉपुलेशन में दूसरी किसी कंट्री में दूसरे नाम से जाना जा सकता है। तो अगर मैं उस कंट्री में जाऊँ और मैं मेरे कंट्री के प्लांट नेम से उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँ या उसकी इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करूँ, तो वो तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से हमें एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये जो नोमेनक्लेचर है ये हमें यूनिवर्सल नेमिंग प्रोवाइड करता है, ताकि अब दुनिया के किसी भी कोने में जाके जब ये साइंटिफिक नेम आप पूछोगे तो वो सेम है, यूनिवर्सल है सारी की सारी दुनिया के लिए, तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूडेड है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। और ये जो नोमेनक्लेचर है ये भी किसने दिया था, कैरलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। द कॉमन नेम्स और the common names or vernacular names are the local names given to an organism in a specific language in a particular region. There are different names of same organism in different regions, even within a country. ठीक है. Now, so advantages of common name क्या है? Common names are easy to pronounce and it's very short. ठीक है. For example, cat या फिर बिल्ली, people are familiar to these names since childhood. They are based on the features of the organism. For example, कौवा, crow या फिर काउन, ठीक है। Next we have what are the disadvantages of common name. So all the organisms cannot be named by this method, and there are some other organisms with the different sizes and shapes. ठीक है. Now an organism may have several names in the given language. So different language में different names हो सकते हैं different locations पे. A common name may have different meanings in different countries. So अलग अलग countries में अलग अलग meanings हो सकती हैं, right? A common name may have very little relevance. कोई ज़्यादा relevancy भी नहीं होती है इसमें. Common names may be incorrect. ये incorrect भी हो सकते हैं language के according. अगर मैं ढंग से उसे बोल ही नहीं पा रही हूँ तो मेरे community के सारे लोग ढंग से उसे बोल नहीं पाएंगे, तो उनका नाम थोड़ा अलग ही हो जाएगा. There are names which are not useful for scientific studies. तो कई सारे ऐसे names भी हैं जो scientific studies के लिए use नहीं किए जाते. अब हम बात कर रहे हैं scientific names की. scientific names का दो पार्ट होता है. देखो दो तरीके के नेमिंग सिस्टम है, या तो होता है वो लोकल होता है, अभी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े. अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम के. नाउ ये साइंटिफिक नेम ना यूनिवर्सल होते हैं. अ साइंटिफिक नेम इज गिवन बाय द बायोलॉजिस्ट या फिर जूलॉजिस्ट, ठीक है. दीज नेम्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो दुनिया के किसी भी कोने में उन साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को. The system of providing scientific names is known as binomial nomenclature. इसे हम कहते हैं binomial nomenclature. और ये जो binomial nomenclature है कैरलस लीनियस ने दिया था, very important. The scientific names must be acceptable in every part of the world. It is assigned or agreed principle. It should be assigned and agreed with similar principle and criteria. Different for each species and not used for other organisms earlier. ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि different species या फिर पहले इसे यूज़ ना किया गया हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए. तो हम क्लैश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. हमें क्लैशेस नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं क्लैशेस को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है साइंटिफिक नेम के. नाउ रूल्स ऑफ बायनोमिनल नोमेनक्लेचर. सो रूल्स ऑफ दिस नोमेनक्लेचर इज इनिशियली फ्रेम्ड बाय लीनियस और कैरलस लीनियस इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरियम या फिर सिस्टमा नेचुरा, ठीक है. सो द रूल्स वेयर रिवाइज्ड अगेंस्ट बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कोड्स. सो किसने किसने रिवाइज करे हैं टाइम के साथ? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो प्लांट्स की नेमिंग का ध्यान रखती है. इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो कि एनिमल्स के नेमिंग का ध्यान रखती है. इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के नेमिंग का ध्यान रखती है. इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर जो वायरसेस के नेमिंग का ध्यान रखती है. इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जिनको हमने क्रिएट करा है, कल्टिवेट करा है एंड डीएनए टेक्नोलॉजी से न्यू स्पीशीज बनाई है, उनकी नेमिंग भी जो करी जाती है वो ध्यान में रख के करी जाती है कि वो वापस से क्या ना करे, किसी के साथ क्लैश ना करे, और ये जो कोड है वो उनका ध्यान रखता है, ठीक है. अब रूल्स क्या है इन बायनोमिनल नोमेनक्लेचर के? सो द नेम्स आर जनरली इन लैटिन में होते हैं, विच इज रिटन इन इटैलिक्स फॉन्ट. दे आर
लैटिनाइज्ड और derived from Latin irrespective of their origin. So उनका भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन भी हो सकता है. ओके, सो ओरिजिन कोई भी हो उसको लैटिनाइज्ड, तो ओरिजिन कोई भी हो उसे लैटिनाइज्ड कर दिया गया है. द फर्स्ट वर्ड इन बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर represent the genus, very important, it represent the genus, while the second name represents specific epithet. ठीक है, ये दो चीजों से मिलके नॉमेनक्लेचर बनती है. और दो चीजें क्यों, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट क्यों इंक्लूड किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी क्लैश ना हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम वेयर हैंड रिटन एंड आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स to indicate their Latin origin. ठीक है, the first word denoted the genus starts with a capital letter, important, while the specific epithet starts with a small letter, जैसे कि Mangifera indica. So indica starts with small letter, but the capital letter is there in the genus. Genus का पहला word capital letter होता है. Now generic name और common names may be same. इसका generic name या common name same हो सकता है. No names are recognized prior to those used by Linnaeus in 1753. कोई भी नाम पहले से यूज नहीं किया गया था, सारे नेम्स यूनिक क्रिएट किए गए हैं. Plants in species Plantarum in 1758 and animals in the 10th edition of Systema Naturae were given. ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है. द नेम ऑफ कैटेगरीज हायर देन रैंक ऑफ जीनस आर नॉट प्रिंटेड इन इटैलिक्स. बोल्ड लेटर्स कैन हाउएवर बी यूज्ड. ठीक है, अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जो कि जीनस के हायर रैंक की है तो उनको कैपिटल में आपको रिप्रेजेंट करना है, इटैलिक्स में नहीं लिखना है. ठीक है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है. व्हेन अ स्पीशीज इज ट्रांसफर्ड और रिवाइज्ड, द नेम ऑफ ओरिजिनल वर्कर इज रिटेन्ड इन पैरेंथेसिस. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है आज के लेक्चर में वो एडवांटेज ऑफ बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. सो इसका क्या एडवांटेज है कि ये एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड और रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, नाउ दे रिमेन सेम इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो ये सेम ही रहेंगे इन ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. द नेम्स आर स्मॉल एंड कॉम्प्रहेंसिव. ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटे नाम है, बड़े कॉम्प्रहेंसिव है. दे आर एज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक नेम टू एवरी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म. अगर कोई न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म लाइट में आया है तो उनकी भी नेमिंग यूनिक वे से करी जाती है और कभी भी ये नाम रिपीट नहीं होते हैं. The names indicate relationship of species with their species present in the same genus. ये एक तरीके से species और genus को represent करते हैं. A new organism can be easily provided with a specific scientific name. चाहे कोई भी नया जो species है evolve हो रहा है, बन रहा है, उसको हम easily name दे सकते हैं with this nomenclature system. Okay, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था. Okay, so that's about it everyone. आपको systematics के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है. बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप नेमिंग करते हो ये इंपॉर्टेंट है, इनके फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है. ICBN, ICZN, BN, ICVN, ICNCP, इनके फुल फॉर्म्स ध्यान में रखने हैं. साइंटिफिक नेम्स की कुछ क्वालिटीज़ आपको ध्यान में रखनी है. एंड इसके अलावा क्यों हम सिस्टमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सिस्टमैटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको याद में रखने हैं. एंड लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है. सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने लिविंग वर्ल्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंप्लीट कर. वी विल फिनिश द लिविंग वर्ल्ड थिंग एंड वी विल एंटर इनटू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस अवेलेबल इन दी एप्लीकेशन और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर आप कंफ्यूज्ड है रिलेटेड टू एनी इशू विथ योर स्टडीज रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस और एडमिशन इन फॉरेंसिक साइंस, आप हमें फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं एंड आप अपनी करियर काउंसलिंग करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कॉन्टैक्ट अस, join our classes and start your preparation today.